हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 11th ज्योग्राफी सब्जेक्ट, और ज्योग्राफी में अपना चल रहा था स्थल रूप और उनका विकास, यानी कि विभिन्न स्थलाकृतियाँ और उनका विकास। इसमें अपन ने नदियों के द्वारा निर्मित स्थल रूपों को पढ़ा, भूमजल के द्वारा निर्मित स्थल रूपों को पढ़ा। आज अपन पढ़ेंगे हिमनद द्वारा निर्मित स्थल रूपों के बारे में। सबसे पहले हिमनद के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। हिमनद क्या होता है? पृथ्वी पर परत के समान पर्वतों से ढाल की तरफ बहने वाली एक हिम सहती को हिमनद कहा जाता है। दोस्तों, जिस तरीके से जल का एक सहती होता है और वो बहता है तो उसे हम नदी कहते हैं, ठीक वैसे ही जब हिम की एक सहती मतलब ग्रुप, एक समूह है, जब हिम का एक समूह है पर्वतों से उच्चावच से ढलान की ओर बहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? हिमनद कहते हैं। हिमनद की गति क्या होती है? नदी की तुलना में धीमी होती है, और हिमनद के द्वारा बनाई गई घाटियां जो होती है वो वी शेप की ना होकर यू शेप की होती है। मतलब हिमनद जो है वो नदियों की तुलना में बहुत धीमी गति से प्रवाह करता है, यानी कि एक दिन में लगभग कुछ सेंटीमीटर वो खिसक पाता है। जबकि उसके द्वारा जो घाटियां बनाई जाती है, जैसे कि नदी के द्वारा जो घाटी बनाई जाती है वो वी आकार की होती है, लेकिन हिमनद के द्वारा बनाई गई घाटी कैसी होती है? यू आकार की होती है। भारत में इस प्रकार के हिमनद कहाँ पर पाए जाते हैं? हिमालय पर्वत में पाए जाते हैं। हिमालय पर्वत में इस प्रकार के हिमनद पाए जाते हैं, जैसे कि गंगोत्री, यमुनोत्री, है ना। इसके अलावा और भी है ग्लेशियर बहुत सारे, है ना। तो इन ग्लेशियर से जो मुख्य रूप से हैं भारत में हिमालय में पाए जाते हैं। ऐसे हिमनद जो भारत के हिमालय में पाए जाते हैं। हिमनद अपक्षित रहित चट्टानों को भी आसानी से अपर्दित कर देते हैं। हिमनद जो होते हैं वो ऐसी चट्टानों को भी अपर्दित करके ले जाते हैं जो अपक्षय नहीं है, यानी कि टूटी हुई नहीं है। दोस्तों, नदियों के द्वारा जब चट्टानों का अपर्दन होता है तो नदियाँ सिर्फ उन्हीं चट्टानों को अपर्दित कर पाती है जो अपक्षित होती है, मतलब टूटी हुई होती है। लेकिन हिमनद क्या होते हैं? धरातल पर प्रेशर डालकर उसे तोड़कर, जो चट्टानें टूटी हुई नहीं है उनको तोड़कर भी आसानी से परिवहित करके ले जाते हैं। यानी कि हिमनद अपने तल पर घर्षण बल अधिक होता है। जल की तुलना में हिमनद का जो होता है तल पर घर्षण बल अधिक होता है, इसलिए कठोर चट्टानें भी हिमनद जो है आसानी से तोड़ लेता है और अपने साथ में अपर्दित करके ले जाता है। तो ये कुछ बातें थी जो हिमनद के बारे में हमें जानना जरूरी था। अब देखते हैं हिमनद के द्वारा जो अपर्दित स्थल रूप है और जो निक्षेपित स्थल रूप है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हिमनद द्वारा निर्मित अपर्दित स्थल रूप। हिमनद के द्वारा अपर्दित स्थल रूपों में एक तो आता है आपका सर्क। कौन सा आता है? सर्क आता है। एक आता है हॉर्न, एक आता है कटक, एक आता है हिमनद घाटी। सबसे पहले बात करते हैं अपन सर्क की। सर्क क्या होता है दोस्तों? सर्क होता है, जैसे कि मान लीजिए ये कोई हिमनद घाटी है, तो इसमें साइड से आकर, किनारों से आकर क्या मिलता है? इसमें बर्फ मिलेगी अपर्दित होकर। इसमें हिमनद में जो है किनारों से बर्फ आके मिलेगी, यानी कि एक मुख्य घाटी है। ये इस प्रकार की कोई घाटी है और उस घाटी में दोनों किनारों से क्या गिर रही है? हिम गिर रही है। तो जहां पर हिम गिर रही है तो वहां पर एक क्या हो जाता है? गड्ढा हो जाता है। यहां पे एक छोटी घाटी बन जाती है। अब ये जो छोटी घाटी है इसे ही क्या कहा जाता है? सर्क कहा जाता है। यानी कि मुख्य हिमनद घाटी के शीर्ष पर, उसके किनारे पर, शीर्ष पर जो एक गर्त होता है, एक गड्ढा होता है, उसे शीर्ष क्या कहा जाता है? सर्क कहा जाता है। और ये जो सर्क होते हैं वो एक प्रकार का गर्त होता है, एक गड्ढा होता है, और इस गड्ढे के जो किनारे होते हैं वो बहुत तीव्र ढलान वाले होते हैं, बिल्कुल सीधे खड़े किनारे होते हैं। इन गड्ढों में जब पानी भर जाता है, ग्रीष्म ऋतु में बर्फ के पिघलने से इन गड्ढों में जब पानी भर जाता है तो एक झील का निर्माण हो जाता है, और उस झील को हम क्या कहते हैं? सर्क या टॉर्न झील। याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर्क या टॉर्न झील कहाँ पर बनती है? मुख्य रूप से ग्लेशियर में बनती है, हिमनद में बनती है। हिमनद द्वारा निर्मित गड्ढों में इस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है, जिसे सर्क झील या टॉर्न झील कहा जाता है।
तो सर्क कंप्लीट हुआ, यानी कि दोबारा से बता देता हूं, मुख्य हिमनद घाटी में उसके किनारों से आकर मिलने वाली हिम क्या कर देती है, किनारों पर गड्ढों का निर्माण कर देती है, गर्त का निर्माण कर देती है। ये गर्त खड़े ढलान वाले होते हैं, इनके किनारे क्या होते हैं, बिल्कुल खड़े सीधे ढलान वाले होते हैं। और जब इन गड्ढों में ग्रीष्म ऋतु में जब बर्फ पिघलने से पानी भर जाता है तो उसे हम टॉर्न या सर्क झील कहते हैं। आगे आता है हॉर्न। हॉर्न क्या होते हैं दोस्तों, हॉर्न होते हैं जैसे कि मान लीजिए ये आपकी यहाँ से कोई मुख्य घाटी थी और इस घाटी में कुछ इस प्रकार की क्या बन रही है, कुछ इस प्रकार की और घाटियां बन रही है। कैसी, कुछ इस प्रकार की घाटियां बन रही है। इसे हम क्या कह देते हैं, ये मुख्य घाटी है और इसको, इन गड्ढों को क्या कहते हैं अपन, सर्क कहते हैं, जिनके पार्श्व भाग क्या है, तीव्र ढलान वाले हैं। और जब ये ऊपर उठे हुए जो किनारे होते हैं, ये जो किनारे होते हैं, इसको हम क्या कह देते हैं, हॉर्न कह देते हैं। यानी कि सर्क के, देखो जब दो या दो से अधिक सर्क लगातार अपर्दन के कारण ऊपर से नुकीले हो जाते हैं, यानी कि एक सर्क ये है, एक ये है, एक ये है। अब इन सर्कों के लगातार अपर्दन से, अपर्दन कहां से होगा, शीर्ष से, यहां से अपर्दन होगा, दोनों साइड से अपर्दन होगा तो यहां पे एक चोटी नुमा आकृति बन जाएगी जिसे हम क्या कह देंगे, हॉर्न कह देंगे। ये क्या था, सर्क था और ये क्या है, मुख्य घाटी, मुख्य घाटी है। आगे देखते हैं, नुकीले चोटी का निर्माण होता है जिसे हॉर्न या गिरिसारंग कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, गिरिसारंग कहते हैं, याद रखना है। गिरिसारंग या हॉर्न क्या होते हैं, सर्क के ऊपर वाले किनारे जो चोटी नुमा होते हैं, एक तीखे नुकीले होते हैं। अरेत या कटक, देखो अब ये जो आकृति बन रही है तो यहां पर कैसी आकृति बन रही है, ये नुकीला भाग, फिर ये नुकीला भाग, फिर ये नुकीला भाग। तो अगर अपन एक पक्ष को कहेंगे तो इसको हॉर्न कह देंगे, लेकिन ये कंप्लीट जो आकृति बन रही है ये कैसी बन रही है, एक कंगी नुमा आकृति बन रही है। यानी कि देखो पहले क्या था, एक इस प्रकार की घाटी थी जिसे हमने क्या कह दिया, सर्क कह दिया। ये क्या है, आपका सर्क है। और यहाँ पे क्या है, मुख्य घाटी है जिसमें इधर से हिम आकर इस मुख्य घाटी में गिर रही है। यहाँ पे क्या है, मुख्य घाटी, और ये इधर घाटी का किनारा। अब जब इसे सर्क कह रहे हैं अपन, तो ये क्या हो रहा है, जब सर्क के शीर्ष अपर्दन से यहां पर अपर्दन हो रहा है तो एक नुकीली चोटी का निर्माण हो रहा है। नुकीली चोटी का निर्माण हो रहा है, देखिए यहां पर भी नुकीली चोटी का निर्माण हो जाएगा। जब शीर्ष से अपर्दन होगा तो यहां पर भी नुकीली चोटी का निर्माण हो जाएगा। तो इसे हम क्या कह देते हैं, हॉर्न कह देते हैं, है ना, गिरिसारंग या हॉर्न कह देते हैं। इसे क्या कह देते हैं, सर्क कहते हैं। टॉर्न झीलें कहां बनती है, यहां पर बनती है। तो ये सर्क जो होते हैं, ये जो हॉर्न होते हैं, ये एक या अधिक हॉर्न मिलके देखो किस प्रकार की निर्माण कर रहा है, एक कंगे नुमा आकृति का निर्माण कर रहा है। यानी कि एक कटक जैसी आकृति बन रही है, एक कंगे जैसी आकृति, या जिसे हम कह सकते हैं अरेत जैसी आकृति। अरेत मतलब आरी, जानते हो ना, जो लकड़ी को काटने के लिए होती है आरी, जिसे अरेत कहते हैं, उस प्रकार की आकृति बनती है जिसे कटक, अरेत या फिर कंगे नुमा आकृति कहा जाता है, जो बहुत सारे हॉर्न मिलके इस प्रकार की आकृति का निर्माण करते हैं। विभिन्न हॉर्न के अपर्दन से मिलने से कटक का निर्माण होता है। ये क्लियर है। घाटी, ये वाली घाटी, ये मुख्य वाली घाटी, जिसकी आकृति कैसी होती है, यू आकार की होती है। देखो वी आकार की घाटी किसमें बनती थी, जल के द्वारा अपर्दन से, और हिमनद के द्वारा अपर्दन से किस प्रकार की आकृति बनेगी, यू प्रकार की। क्योंकि जल क्या होता है, वो तो सीधा का सीधा नीचे से परिवित करेगा, लेकिन जो हिम होती है वो फैल के चलेगी, नीचे से भी क्या होगी, अकड़ के चलेगी, फैल के चलेगी, तो वो यू आकार की घाटी बनाएगी। अब देखिए लटकती हुई घाटी, लटकती हुई घाटी किसे कह देंगे, ये वाला जो भाग है, यानी कि मुख्य घाटी के किनारे पर जो दूसरी जो घाटी बनती है उसे हम क्या कह देंगे, लटकती हुई घाटी। और फियोर्ड झील, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फियोर्ड झील कहाँ बनती है, कभी कभार ये जो घाटियां हैं इतनी गहरी हो जाती है कि इनमें समुद्री जल भर जाता है। यानी कि इस घाटी में जब समुद्री जल भर जाता है और एक झील का निर्माण होता है तो उसे हम फियोर्ड झील कहा जाता है। मुख्य रूप से अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में इस प्रकार का निर्माण होता है। तो फियोर्ड झील यानी कि जो हिमनद घाटी है वो उसके बहुत ज़्यादा गहरा हो जाने के कारण समुद्री जल जब इसमें भर जाता है तो उसे हम फियोर्ड झील के नाम से जानते हैं। तो ये है अपर्दित स्थल रूप जो एक हिमनद के द्वारा बनाए जाते हैं। कौन कौन से थे, सर्क थे, हॉर्न, कटक और हिमनद। इसके अलावा दो झीलें पड़ी, सर्क या टॉर्न झील,
और दूसरी कौन सी, फ्योर्ड झील। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखने की ज़रूरत है। फ्योर्ड झील का निर्माण समुद्री जल के भर जाने से होता है, जबकि टॉर्न झील जो होता है सर्क में बर्फ के पिघलने से, शुद्ध जल के यानी कि मीठे जल के पिघलने से इस प्रकार का निर्माण होता है टॉर्न झील का। दोनों झीलें जो है ठंडे प्रदेशों में बनती है। अब आगे देखते हैं हिमनद के द्वारा जो निक्षेपित स्थल रूप है वो कौन कौन से हैं। हिमनद के द्वारा मुख्य रूप से जो निक्षेपित स्थल रूप है वो है हिमानी धौत, हिमोड, एस्कर और ड्रमलिन। कौन कौन से हैं, हिमानी धौत, हिमोड, एस्कर और ड्रमलिन। एक एक को समझते हैं। हिमानी धौत क्या होते हैं दोस्तों। हिमानी धौत का मतलब होता है जब बर्फ पिघलती है तो बर्फ पिघलने पर कुछ सरिताओं के रूप में बर्फ का पानी बहकर जाता है, और जब ये बर्फ का पानी बहकर जाता है तो छोटे जो कंकड़ पत्थर, जो बालू का मिट्टी होती है, जो रेत होती है, उस रेत को बहाकर ले जाकर पर्वतीय पदीय क्षेत्रों में जमा कर देता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से ये कोई ग्लेशियर था, लेकिन इस ग्लेशियर से आगे क्या निकल जाएगा, जल निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि जल की गति तेज होती है, ग्लेशियर की गति धीमी होती है। तो बर्फ पिघलने से जो जल है वो आगे की ओर बहेगा, और यहाँ पर जल किस पदार्थों को लेके जाएगा, बिल्कुल हल्के पदार्थों को। जबकि जो हिम होती है, हिमनद होता है, वो भारी स्थूल पदार्थों को भी ले जाता है, मोटे पदार्थों को भी ले जाता है, लेकिन जल बिल्कुल हल्के पदार्थ, बालूका जैसे पदार्थों को ले जाएगा, रेत, चीका मिट्टी ऐसे पदार्थों को ले जाएगा, और जहां ले जाकर इन्हें जमा कर देगा, डिपॉजिट कर देगा, तो वहां क्या बन जाएंगे, हिमानी धौत बन जाएंगे। हिमानी धौत, ये ध्यान रखना है कि हिमानी धौत जो होते हैं वो चीका मिट्टी युक्त होते हैं, बिल्कुल बारीक दानों वाली मिट्टी वहां पर होती है। फिर आ कहते हैं हिमोड। हिमोड जो होते हैं, हिमानी धौत की तुलना में यहाँ के जो कण होते हैं वो मोटे आकार के होते हैं, कंकड़ पत्थर नुमा होते हैं। अब ये हिमोड क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आपकी कोई हिमनद है, हिमनद घाटी है, यानी कि ये कोई घाटी है, यू आकार की घाटी है, इससे हिमनद बहकर जा रहा है ना। जब बहकर जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, उसके साथ में जो भी सेडिमेंट्स है, जो भी चीज़ें वो अपर्दित करके ले जा रहा है, उसको डिपॉजिट करता हुआ जाएगा। तो डिपॉजिट करता हुआ जाएगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, हिमोड कहेंगे। यानी कि हिम के द्वारा डिपॉजिट किए गए पदार्थों को हिमोड, और जल के द्वारा डिपॉजिट किए गए पदार्थों को जलोड कहते हैं। सीधा सा ये ध्यान रखना, जब जल अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करता है तो उसे हम जलोड कहते हैं, और जब हिम अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करता है तो उसे हम हिमोड कहते हैं। अब ये हिमोड देखो अलग अलग 4 भागों में बांटा गया है। अंतस्थ हिमोड, पार्श्विक हिमोड, तटस्थ तलस्थ हिमोड और मध्यस्थ हिमोड। ये क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हिमनद इधर से इधर बह रहा है ना, तो अंतिम जो छोर है, जो अंतिम भाग है जहां पर हिमनद आखिर में जाके पहुंचता है, और वहां पे जो डिपॉजिट पदार्थ है उसको हम क्या कह देते हैं, अंतस्थ हिमोड। क्या कह देते हैं, अंतस्थ हिमोड। देखो ये जो हिमोड है, ये जहां पे जमा हो रहा है उस आधार पे ही इसके नाम है। पार्श्विक हिमोड यानी कि जब किनारों पे जमा होता है, बहता हुआ घाटी के किनारों पे जमा कर देता है, तो उसे हम कह देते हैं पार्श्विक हिमोड। क्लियर है। फिर आगे वाला कौन आ रहा है, तलस्थ हिमोड। तलस्थ हिमोड का मतलब यहाँ पे जब हिमनद अपने तल में, अपनी नीचे की ओर जब सेडिमेंट्स जमा करता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, तलस्थ हिमोड। क्लियर है क्या यहाँ तक। और आगे वाला मध्यस्थ हिमोड। मध्यस्थ हिमोड क्या होता है, जब घाटी के मध्य में सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं, बीच में, यानी कि ना तो शुरुआत में ना अंत में, और बीच में अगर डिपॉजिट होते हैं तो वो मध्यस्थ। तल में अगर जमा होते हैं तो तलस्थ, किनारों पर अगर जमा होते हैं तो पार्श्विक, और जब अंत में जाकर जमा होते हैं तो अंतस्थ हिमोड कहलाता है। अब आगे आता है एस्कर। एस्कर क्या होता है दोस्तों, ये मान लीजिए आपका धरातल है ना, और यहाँ पर इस तरीके से कुछ बर्फ जमी हुई है, ये इधर पर्वतीय प्रदेश है। तो ये जो बर्फ जमी हुई है, इस बर्फ में क्या होगी, इन दरारों से पानी नीचे की ओर चला जाएगा। पानी नीचे की ओर जाएगा तो नीचे जो है पानी एक नदी के रूप में बहेगा। क्या होगा, यहाँ पे पानी नदी के रूप में बहेगा। किसके नीचे, बर्फ के नीचे। बर्फ के नीचे नदी के रूप में पानी बहेगा, है ना, एक धारा के रूप में बहेगा। तो यहाँ पे वो कुछ सेडिमेंट्स डिपॉजिट करेगा। यहाँ पे जब पानी बहेगा तो जो भी कंकड़ पत्थर होंगे वो यहाँ पे जमा कर देगा उसे, और फिर बाद में जब जमा करने के बाद में यहाँ पर ये डिपॉजिट जमा, ये जो सेडिमेंट्स है, जो अवसाद है, वो यहाँ पर जमा हो गए, लेकिन इसके ऊपर क्या है, बर्फ है, इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में जब ये ऊपर वाले बर्फ पिघल जाएगी
तो ऊपर वाली बर्फ पिघलने के बाद में ये नीचे वाली जो भूमि की आकृति है, जो कटक नुमा आकृति, एक उठी हुई ऊंचा उठा हुआ भाग हमें दिखाई देगा, वही क्या होगा, एस्कर होगा। दोबारा से समझ लीजिए, जब बर्फ के नीचे पानी रिसकर नीचे चला जाता है और बर्फ के नीचे धारा के रूप में बहता है, तो वो नीचे क्या करता है, कुछ निक्षेपण करता है, कुछ जो अपरदित पदार्थ होते हैं उनका निक्षेपण कर देता है। और जब ग्रीष्म ऋतु में ये बर्फ पिघल जाती है तो बर्फ पिघलने के बाद में उसके नीचे कटक नुमा एक आकृति मिलती है जिसे हम एस्कर के नाम से जानते हैं। आगे वाला है ड्रमलिन। ड्रमलिन क्या होता है दोस्तों? ड्रमलिन होता है जब यहाँ पर इसी में नीचे चलते हैं अपन, है ना, जब इस प्रकार की आकृति मिलती है तो उसे हम क्या कहेंगे, एस्कर कह देंगे। लेकिन जब यहाँ पर बर्फ के नीचे इस प्रकार की आकृति न मिलके किस प्रकार की मिले, कुछ इस प्रकार की आकृति मिल जाए तो उसे हम क्या कह देंगे, ड्रमलिन। ये मैंने बना रखा है ड्रमलिन। तो इसमें जो जल है वो कौन सी दिशा में प्रवाहित हो रहा है, हिमनद प्रवाहित हो रहा है इधर से इधर की ओर, है ना। ऊपर बर्फ है, नीचे हिमनद जो जल है वो प्रवाहित हो रहा है इस साइड से इस साइड में। तो जब जल प्रवाहित हो रहा है तो वो यहाँ पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट करते करते एक यहाँ पर उठी हुई आकृति बना दी उसने, और पीछे जो है एक पूंछ का निर्माण कर दिया, टेल, जिसे कहेंगे ड्रमलिन की क्या है ये, टेल, यानी कि पूंछ। और ये आगे वाला जो भाग होगा इसे क्या कहेंगे, स्टॉस, यानी कि जो हिमनद है उसके सम्मुख भाग को क्या कहेंगे, स्टॉस कहेंगे, जो काफी ऊंचा होगा। और दूसरी ओर कौन सा होगा, टैल होगी, पूंछ होगी, जो काफी ढलान वाला, काफी नीचे की ओर होगा। तो इस तरीके से हिमनद के द्वारा बनने वाली आकृतियां कौन कौन सी हुई, हिमानी दोत, हिमोड, एस्कर और ड्रमलिन। तो ये आपके जो हिमनद के द्वारा निर्मित स्थल रूप थे वो कंप्लीट हुए, अपरदित स्थल रूप और निक्षेपित स्थल रूप। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो वन वर्ड शब्द हैं, जैसे कि अपन ने पढ़ा टॉर्न या सार्क झील, फ्योर्ड झील, इसके अलावा जो भी अपरदित आकृतियां थी जैसे कि सार्क, गिरिसांग, हॉर्न, कटक, अरेत, है ना, ये इनको याद रखना है। दूसरा निक्षेपित आकृतियां, हिमानी दोत, हिमोड, एस्कर, ड्रमलिन, ये सब क्या है, निक्षेपित आकृतियां हैं। पूछा जा सकता है कि जो ड्रमलिन है वो हिमनद की निक्षेपित या अपरदित स्थलाकृति है, कौन सी है, तो ये निक्षेपित स्थलाकृति है। क्लियर है दोस्तों? आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हेल्थी रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।